हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां तथा विशेषताओं को जानने का प्रयास करेंगे। सन 1936 का वर्ष हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण वर्ष है। इस समय छायावादी काव्य जहां अपने चरमोत्कर्ष पर था, वहीं दूसरी ओर इसका धीरे धीरे ह्रास हो रहा था। सन 1940 तक यह प्रक्रिया बराबर चलती रही। व्यक्तिवाद की जो व्यापक चेतना, लोक संग्रह, आशा और उल्लास का जो स्वर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला और पंत में मिलता था, वह अन्य कवियों में प्राय लोप हो गया था, जिसके फलस्वरूप छायावाद धीरे धीरे समाप्त हो गया और वह प्रगतिवाद की ओर अग्रसर हुआ। हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का प्रारंभ सन 1936 में माना जाता है। 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी की कविता प्रगतिवादी कविता के नाम से जानी जाती है। हिंदी साहित्य के वे कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना की, वह प्रगतिवादी कवि कहलाए। वैसे प्रगति शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना, किंतु हिंदी में प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। जो विचारधारा राजनीति क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाई, वही साहित्य क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविताएं प्रगतिवादी कविताएं कहलाती हैं। साम्यवादी विचारधारा के आधार पर समाज को दो वर्गों में बांटा गया। पहला आता है आपका शोषक वर्ग, दूसरा आता है शोषित वर्ग। शोषक वर्ग के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो पूंजीपति या मिल मालिक, उद्योगपति और जमींदार लोग होते हैं, जो गरीबों और मजदूरों का शोषण करते हैं। वहीं शोषित वर्ग के अंतर्गत वो लोग आते हैं जो गरीब, मजदूर और किसान तथा श्रमिक वर्ग है, जिनका शोषण उनके पूंजीपति या मालिकों द्वारा किसी न किसी स्तर पर किया जाता है। साम्यवादी विचारधारा समाज में समता स्थापित करना चाहती थी और वह चाहते थे कि शोषण की प्रक्रिया बंद हो जाए। इसलिए प्रगतिवादी कविता में भी हमें शोषण का विरोध दिखाई देता है। प्रमुख प्रगतिवादी कवियों में आपके केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिव मंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रांगे राघव और तिलोचन शास्त्री का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। इसके अतिरिक्त छायावाद के कुछ कवि जैसे सुमित्रानंदन पंत, निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा आदि की रचनाओं में भी हमें के दर्शन होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिंदी का प्रगतिवादी साहित्य यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा साहित्यिक परिस्थितियों की उपज है। इनमें अपना बहुत कुछ है। इस पर अंग्रेजी तथा रूसी साहित्य का प्रभाव हमें अवश्य देखने को मिलता है। इस प्रकार हम कुछ प्रमुख बिंदुओं के आधार पर प्रगतिवादी साहित्य को समझने का प्रयास करेंगे। अब सर्वप्रथम आपका पॉइंट बनता है धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। तो प्रगतिवादी कवि धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करता है। वह ईश्वर की सत्ता, आत्मा, परलोक, भाग्यवाद, धर्म, स्वर्ग, नरक ऐसी जितनी भी धारणा है उन पे विश्वास नहीं करता है। उसकी दृष्टि में सर्वोपरि सत्ता है मानव की और वह उसी को मानता है। धर्म को वह एक नशे की तरह मानता है। प्रगतिवादी कवि धर्म, समाज तथा तथाकथित ईश्वर द्वारा जो निर्मित नियम है या उपनियम बनाए हैं, उनको छिन्न भिन्न कर देना चाहता है। उसके लिए मंदिर, मस्जिद, गीता, कुरान आज कोई महत्व नहीं रखते। उसे अंधविश्वास, मिथ्या परंपराओं और रूढ़ियों पर प्रखर प्रहार करके मानव को मानव रूप में देखना उसको अभीष्ट होता है। दिनकर जी अपने कुरुक्षेत्र में लिखते हैं, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दवा एक जन भाग्य दूसरे जन का।
मतलब उनकी बात कहने का तात्पर्य यह है कि वो ये कहते हैं कि भाग्यवाद क्या है, एक ऐसा आवरण है हम जिसके माध्यम से हम दूसरों का शोषण करते हैं और उस व्यक्ति को इसके लिए कि तुम्हारे भाग्य में ऐसा नहीं है, तुम्हारा भाग्य खराब है, उस बारे में दबाते चले जाते हैं हम। इसलिए प्रगतिवादी कवि ने धार्मिक विश्वासों और रूढ़ियों को तोड़कर विश्व में क्रांति के गीत गाए हैं। वह चाहता है कि विश्व में एक ऐसी चिंगारी उपजे जिससे लोग जो रूढ़ियां और परंपराएं हैं उनको छोड़कर आगे निकल। दूसरे नंबर पे आता है आपका शोषितों की दीनता का चित्रण। शोषित मानव जाति के लिए एक घोर अभिशाप है और इसका निवारण साम्यवादी विचारवादी व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य था। आज के निर्मम शोषण की चक्की में पाटों में पिसने वाला शोषित वर्ग, मजदूर, किसान एवं पीड़ित की दशा का प्रगतिवादी कवियों ने सहानुभूतिपूर्ण कारुणिक चित्रण अंकित किया है। प्राय सारे प्रगतिवादी काव्य में यही करुण कहानी हमें देखने को मिलती है, जिसमें सांसारिक सुखों से वंचित शोषक वर्ग के जीवन के करुण अध्याय हमें देखने को मिलते हैं। दिनकर के शब्दों में, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। मतलब कितना कारुणिक दृश्य है कि जहाँ एक बड़े बड़े लोग हैं वो कुत्तों को पाले हुए हैं और वहाँ उनको दूध मिल रहा है, और जहाँ वो बालक हैं, छोटे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको दूध तो नसीब में है भी नहीं, और वो अपनी माँ की छाती से चिपक कर, जिसके तन पर कपड़े भी नहीं है, उसके शरीर से चिपक अपनी जाड़े की रात को किस तरह से गुजार रहे हैं, इस बात की कल्पना आप कर सकते हैं। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, हो रही अनीति बर्बर, राष्ट्र सारा देखता है। मतलब ये है कि बंगाल के अकाल के समय लोगों के पास खाने का नहीं था, तो लोग अपने बच्चों तक को बेच के कि कुछ थोड़ा सा अनाज मिल जाए और पेट भर जाए। तो इतना कारुणिक दृश्य उस समय भी था, आज भी हमें बहुत सारी जगह ऐसी चीजें देखने को मिल जाती हैं, क्योंकि गरीब और अमीर की जो पार्टी है वो आज तक वहीं की वहीं है, उसमें ज्यादा अंतर नहीं आया है। दूसरे नंबर पे आपका आता है शोषक वर्ग के प्रति घृणा। प्रगतिवादी काव्य में शोषक वर्ग स्वार्थी, अन्यायी, निर्दय एवं कपटी कहा गया है। शोषक वर्ग के अंतर्गत व्यापारियों को लेते हैं हम, मजदूरों, उद्योगपतियों को लिया जाता है। ये लोग अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए पूंजीवादी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, और जब तक पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक व्यक्ति का शोषण होता रहेगा। प्रगतिवाद अब इस व्यवस्था को भंग करना चाहता है, और वह कहता है, हो यह समाज के चिथड़े शोषण पर जिसकी नींव ढह गई। मतलब वो ये कह रहा है कि ऐसे समाज के चिथड़े हो जाए जो एक व्यक्ति का शोषण करने पे रख रहा है। एक व्यक्ति के पास इतना सारा पैसा है कि उसकी गिनती नहीं है, और एक व्यक्ति के पास इतना भी नहीं है कि वो अपनी दवाई के लिए भी कुछ पैसे जुटा सके। तो वो प्रगतिवादी कभी ये चाह रहा है कि हमारा समाज में जितने भी लोग हैं सब लोग समान हो जाए, हर व्यक्ति को 2 वक्त का खाना मिले और वह सुख की जिंदगी जिए। अब उसमें चौथे नंबर पे आपका आता है क्रांति की भावना। साम्यवादी व्यवस्था की प्रतिष्ठा के साम्यवादी परंपराओं का समूलन नष्ट करना आवश्यक है। केवल परंपराओं का नाश ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि जो शोषक वर्ग की जो सर्वथा ध्वंसकारी जो नीति है, वो प्रगतिवादी कवि क्रांति के उन प्रलयकारी भैरव स्वरों को आवाहन करता है, जिससे जीर्ण सी रूढ़ियां एवं परंपराएं किसी गहन एवं अनर्थ में सदा के लिए विलीन हो जाएं। वो ये चाहता है प्रगतिवादी कवि कि सामाजिक समता के लिए मार्क्सवाद में क्रांति का समर्थन किया गया है। प्रगतिवादी कवियों ने भी प्राचीन परंपराओं का समूलन विनाश कर क्रांति के द्वारा ही वो ये मानता है ये सारी चीजें संभव हो सकती हैं।
वह चाहता है कि पूंजीपतियों के जो गगनचुंबी महल बने हुए हैं वो भूमिसात कर दिए जाएं और सबको न्याय मिल सके, सबको रहने के लिए खाना घर मिले, खाने के लिए रोटी मिले और पहनने के लिए कपड़ा मिले। ये प्रगतिवादी कवि चाहता है और वह ये मानता है कि अगर आपके पैर में फोड़ा हो जाता है तो उसको दवा से मत उपचार करो, उसको समूलन नष्ट कर दो, मतलब उसको पूरी तरह से खत्म कर दो, जिससे कि ये गांठ पूरी की तरह अमीरी, यहाँ पूरे से तात्पर्य अमीरी गरीब के बीच की जो खाई है वो दूर हो जाए और व्यक्ति सब बराबर हो जाए, ऐसा प्रगतिवादी कवि कहते हैं। कवि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने लिखा है, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। मतलब वो कहना चाहता है कि कभी कुछ ऐसा करो कि पूरे संसार में उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। तो कभी प्रगतिवादी कभी क्रांति की भावना लोगों के मन में जागृत करके ये चाहता है कि जो शोषित और शोषक वर्ग के बीच की खाई है वो समूलन हट जाए। अब आप चाहता है मार्क्स और रूस का गुणगान, क्योंकि प्रगतिवादी जो काव्यधारा थी वो मार्क्सवाद से प्रभावित थी और रूस के साहित्य से प्रभावित थी, तो इसलिए प्रगतिवादी काव्य में मार्क्स और रूस का कहीं ना कहीं गुणगान हमें देखने को मिलता है। तो इस धारा के बहुत से कवियों ने साम्यवाद के प्रवर्तक मार्क्स तथा रूस, जहां उनकी विचारधारा पल्लवित हुई, दोनों का उन्मुक्त रूप से गान किया है। इस बात का विचार न करते हुए कि वहाँ की मान्यताएं भारत के लिए उपयोगी भी सिद्ध होती हैं या नहीं, पंत ने तो कहीं कहीं साम्यवादी दर्शन की व्याख्या मात्र जुटाने में लग गए हैं। निसंदेह उनकी ऐसी रचनाओं में भाषा की स्वच्छता है, पर वे किसी भी प्रकार से रागात्मक साहित्य की कोटि में नहीं आती हैं। नरेंद्र शर्मा ने जरूर लाल रूस का गुणगान करते हुए लिखा है कि लाल रूस ढाल साथियों सब मजदूरों किसानों की, वहाँ राजा है पंचायत का, वह नहीं है बेकारी की। तो यहाँ पे प्रगतिवादी कवियों ने मार्क्स और रूस का पूरी तरह से गुणगान किया है। उन्होंने ये भी कहीं अति हो गई है कि उन्होंने इस बात को भी नहीं देखा कि जो रूस की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां हैं क्या वो भारत में लागू हो सकती हैं, क्योंकि हर देश की परिस्थितियां और वातावरण ये सारी चीजें अलग होती हैं। तो प्रगतिवाद की एक प्रमुख विशेषताओं में आपका मार्क्सवाद और रूस का गुणगान हमें देखने को मिलता है, जो प्रगतिवादी कवि सुमित्रानंद पंत, नरेंद्र शर्मा जैसे कवियों ने बखूबी किया है। अब इसमें आता है आपका मानवतावाद। प्रगतिवादी कवि के क्या थे, दो समुदाय थे। एक तो अपनी मातृभूमि के लिए लिखता था और अपने ही देश के भिखमंगों, किसान, मजदूरों, वेश्याओं और विधवाओं का उद्धार करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर वो समुदाय था जो समस्त मानव का उद्धार करना चाहता था। उसे संसार के सब पीड़ित लोगों से प्यार एवं सहानुभूति है। उसे संसार के किसी भी कोने में किए गए अत्याचार के प्रति रोष है। मतलब प्रगतिवाद में भी कवियों के दो गुट बन गए थे। एक गुट ये था जो सिर्फ अपनी मातृभूमि, अपने देश और वहाँ के लोगों से प्रेम करता था, और दूसरा गुट वो था जिसके लिए सभी संसार, पूरा विश्व ही उसकी पीड़ा का कारण था। अगर विश्व खुश है तो वो उसमें खुश है, वो सारे विश्व की पीड़ा को अपनी पीड़ा मान के चलता था। तो यहाँ पे नरेंद्र शर्मा जी लिखते हैं, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के। नरेंद्र शर्मा ने बहुत बड़ी बात कह दी है कि इस विश्व के जो घाव हैं, विश्व में जितने भी लोग हैं, वो कब इस मानवता के घाव भरेंगे और कब जो व्यक्ति छोटा हो चाहे व्यक्ति बड़ा हो, अपने सपने देखता है जिंदगी को अच्छे गुजारने से, वो कब भरेंगे। इस बात की चिंता प्रगतिवादी कवियों में हमें प्रमुख रूप से दिखाई देती है, जो कि मानवतावादी विशेषताओं को उजागर करती है। अब आपका आता है वेदना और निराशा के स्वर। तो छायावाद या प्रगतिवाद दोनों में वेदना का चित्रण हमें देखने को मिलता है।
किंतु प्रगतिवाद की वेदना व्यक्तिक और सामाजिक है, जबकि छायावाद की वेदना उसका व्यक्तिगत रूप था। मतलब जो प्रगतिवादी कवि हैं उनकी जो वेदना है वो पूरे समाज की वेदना है, और छायावादी कवि जो थे उनकी जो वेदना थी वो ज्यादातर खुद की पर्सनल उनकी वेदना थी। प्रगतिवादी संघर्षों से जूझता हुआ निराश नहीं होता है। उसे विश्वास है कि वह इस सामाजिक वैषम्य को, जो गरीबी और अमीरी के बीच की खाई है, वो उसको दूर करने में सफल होगा, और उस समता के स्वर्ण बिहान की आशा भी करता है कि जब हम ये खाई, अमीर शोषक शोषित, अमीरी गरीब की खाई भर देंगे तो हमारा देश कितना सुंदर हो जाएगा, इस बात की वह कल्पना करता है। उसकी जो ओज वाणी है वो शोषित वर्ग को स्फूर्ति प्रदान करके उसके अत्याचार के विपरीत मोर्चा लेने के लिए तैयार करती है। प्रगतिवादी इसी संसार को स्वर्ग बनाना चाहता है, इसमें वर्ग भेद, शोषण और रूढ़ियों का नामो निशान नहीं होने देता है। कुल मिलाकर यह है कि प्रगतिवादी जो कवि है वह पूरी तरह से अपने देश को और देश की जनता की भलाई के लिए कविताएं लिखता है कि जिसमें सभी का कल्याण हो। उसकी जो वेदना है वह संपूर्ण विश्व की वेदना है, और जो व्यक्ति निराश हो गए हैं उनको उस निराशा से उठाकर क्रांति के लिए अग्रसर करता है। अब आपका आता है नारी चित्रण। देखो, नारी चित्रण हर युग में हुआ है, चाहे वह प्रगतिवादी युग हो, चाहे छायावादी युग हो, भारतेंदु युग हो, द्विवेदी युग हो, चाहे इससे पहले जो रीतिकाल, भक्ति काल में, सभी में नारी का चित्रण हुआ है। लेकिन प्रगतिवादी कवियों ने नारी को एक अलग दृष्टि से देखा है। उसमें प्रगतिवादी कवि के लिए मजदूर और किसान के समान नारी भी शोषित है, जो कि युग युग के सामंतवाद की विचारधारा के कारण पुरुष की दास्तां की गुलाम भी है, और वह चाहता है कि वह इस जो पुरुष दास्तां की वो मानसिकता है नारी के प्रति, वो उसकी जंजीरों को तोड़ना चाहता है। प्रगतिवादी कवि ने नारी का यथार्थ चित्रण किया है। वह ना तो कल्पना लोक की परी है और ना ही सौंदर्य और उदात्त वृत्तियों की पराकाष्ठा है, अपितु वह इसी लोक की मानवी है। मतलब प्रगतिवादी कवि ये मानता है कि नारी ना तो सौंदर्य लोक की कोई परी है या अप्सरा है, वह क्या है, एक छोटा सा हृदय रखने वाला, उसको भी तकलीफें होती हैं, पीड़ा होती है, वह एक नारी है, वह एक स्त्री है जो रात दिन पुरुष के साथ आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को झेलती है। मतलब वो अपने पुरुष के साथ अपने कोई पति के रूप में, कोई स्त्री के रूप में, कोई प्रेमिका के रूप में, हर अपने अपने रूप में स्त्री अपनी भूमिका को निभाती है। निराला ने वह तोड़ती पत्थर में एक नारी का चित्रण करते हुए लिखा है, वह तोड़ती पत्थर देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमल्लिका अट्टालिका प्राकार। तो निराला ने यहाँ ये बताया है कि नारी कमजोर है, ऐसा नहीं है, वह पुरुष के साथ बराबर कार्य करती है। यहाँ नारी का जो पुरुष के साथ अपने बराबर कंधे से कंधा हाथ मिलाकर वह काम करती है। वह नारी को भी एक मानवीय रूप से उसको, वो ये नहीं चाहते कि वह सिर्फ पुरुष की वासना शक्ति का ही उपक्रम करे, ना कि वह ये मानते हैं कि वह पुरुष के साथ साथ उसके बराबर पे चले। अब आपका आता है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। तो प्रगतिवादी काव्य में निम्न वर्ग के जीवन की प्रतिष्ठा हुई है। इससे पहले साहित्य में मध्य वर्ग तथा उच्च वर्ग का जीवन हमें प्रतिबिंबित हुआ देखा था हमने। आज के वैज्ञानिक युग के कवि के सम्मुख अनेक प्रबल भौतिक समस्याएं हैं। उसे आध्यात्म की भी चिंता नहीं है। आज उसे व्यक्ति और समाज की कटु सत्यों के सामने ऐश्वर्य, विलास, सुमन, सुरभि और मादक पसंद फीके लगते हैं। जैसा कि और काल में हम देखते आए हैं, जीवन के अनाचार, भूख की पुकार और पीड़ितों की हाहाकार ने उसे व्यथित बना दिया है।
आज वह आकाश में विचरण करने की अपेक्षा पृथ्वी के जीवन को खुली आंखों से देखता है और लिखता है। संसार की 7 आश्चर्यजनक वस्तुओं में से उसे ताजमहल के संबंध में वह लिखता है कि मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन जब विष्णु निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। प्रगतिवादी कवि ये कहना चाहता है कि ये संसार में है क्या, मृत्यु का, जब लोगों का जीवन, लोग भूखे नंगे भूखे तरस रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, वहाँ मृत्यु का ऐसा अपार्थिव पूजन किया। मतलब लोगों ने ताजमहल बनवा दिया, उसके पीछे ये नहीं सोचा कि व्यक्ति को इससे पीछे कितनी पीड़ाओं से गुजरना पड़ा है। वह व्यक्ति को सामाजिक जीवन की सच्चाई बताना चाहता है कि जमीनी स्तर पर व्यक्ति की मुश्किलें क्या हैं जो समाज में सामाजिक, आर्थिक और तथा धार्मिक रूप से उसको सहन करनी पड़ती है। अब आपका आता है सामाजिक समस्याओं का चित्रण। तो प्रगतिवादी कवि देश और विदेशों की सामयिक समस्याओं के प्रति भी अत्यंत सजग रहता है। उसके लिए विश्व संस्कृति और मानवता की प्रतिष्ठा के लिए ऐसा करना आवश्यक है। इस साधना के द्वारा उसके साहित्य में जीवन वास्तविक रूप से प्रतिबिंबित हुआ है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का विभाजन, कश्मीर समस्या, बंगाल का अकाल, महंगाई, दरिद्रता, बेकारी और चरित्रहीनता आदि का प्रगतिवादी कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से मार्मिक चित्रण किया है। प्रगतिवादी कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से मार्मिक चित्रण किया है। निराला की बंगाल के अकाल पर अभिव्यक्त वेदना हृदय को हिला देती है। विश्व राजनीति में जब भी मानवता को शोषण और अनीति का शिकार बनना पड़ता है, उस समय कवि की सहानुभूतिमय वाणी मुखर होती है। हिरोशिमा की बर्बादी, स्वेज के झंडे, कोरिया युद्ध आदि ऐसी समस्याएं हैं, वो कवि ने अपने मार्मिक उद्गारों में, मतलब अपनी कविताओं के माध्यम से लिखा है। प्रगतिवादी कवि का जो काव्य है, प्रगतिवाद का काव्य है, जो सिर्फ अपने देश के लिए नहीं, वह संपूर्ण विश्व के लिए उन्होंने लिखा है। नागार्जुन ने आज की पोथी आजादी पर व्यंग कसते हुए लिखा है, कागज की आजादी मिलती ले लो 2-2 आने। तो ये बहुत बड़ा व्यंग है नागार्जुन का। अब आपका